गांधी आपके जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं? थोड़ा सा नाटक के विषय में बताइए, क्योंकि मणिपुर भी था उसमें, जी। उसमें हिंसा भी थी, उसमें अंग्रेज के दौर भी था, अंग्रेजों के जुल्म भी थे। हिंदुओं में नाट्य को और कलाओं को पांचवा वेद माना जाता है। लोगों के जीत में उतनी बड़ी बात नहीं है जितना विचारों के जीत में है। वयम शांति समाधानम इच्छामः। हैरान थे हम लोग कि इतने बड़ी संख्या में लोगों का आना, उनका प्रेजेंटेशन, एक दूसरे से तारतम्य, जी। जो गांधी को संदेश जनता तक पहुंचाने की सोच है। क्या लगता है कि इस मुल्क में वो आवाज और बढ़ेगी? पापा से कितनी प्रेरणा ली आपने? जो मणिपुर में हुआ और जो आज तक हो रहा है, जो न्यूज में नहीं आ रहा है, सिर्फ खून ही खून, सिर्फ आंसू ही आंसू, बिल्कुल बिखर गया है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं एक बहुत अच्छे गेस्ट से आपको मिलवाना चाहता हूं आज, और मेरी उनसे पहली मुलाकात भी इस तरह हुई कि इतने सारे मेरे दोस्त बने, लेकिन इस तरह कोई दोस्त बना नहीं। हुआ ये कि एक दिन फ़ोन आया और फ़ोन पे मुझसे कहा गया कि आज मेरा जन्मदिन, आप मुझे विश करिए, मैं आपका 4PM न्यूज़ लगातार देखती हूँ। तो मैं हँसा, मैं कहा हैप्पी बर्थडे। उन्होंने कहा कि मैं आपको वीडियो कॉल कर सकती हूँ? मैंने कहा करिए। उन्होंने वीडियो कॉल की तो उनके घर में पार्टी चल रही थी जन्मदिन की, और मेरा एक बड़ा सा फोटो लगा हुआ था वहाँ पे, कटआउट बना रखा था। पूरी देखिए, हम लोग आपको इतना सुनती हैं कि आपको आज हमने कटआउट लगा के आपकी प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अनुभव नया सा था कि कोई अपने घर में पार्टी करे और मेरा इतना बड़ा सा कटआउट बनाए। फिर उन्होंने अपने घर में लोगों से परिचय कराना शुरू किया कि ये मेरे मम्मी हैं, ये मेरी बाकी पेरेंट्स हैं। और जब उन्होंने पिता की शक्ल दिखाई, ये मेरे पिता हैं, तो मैं एकदम भौचक्का हो गया। वो मणिशंकर अय्यर जी थे। मणिशंकर अय्यर कोई ऐसा नाम है कि मुझे उनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया जानती है उनको। बेहद योग्य आदमी, बेहद काबिल आदमी, अपने उसूलों के लिए लड़ने वाले आदमी। तो उनकी बेटी हैं सुरन्या अय्यर। कल उन्होंने गांधी जी के ऊपर गांधी लीला एक नाटक का मंचन किया। मैंने शायद पिछले 5 या 6 साल बाद कोई नाटक पूरा बैठ के देखा, और उस नाटक के बीच में इतना रोमांच हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि गांधी जी शायद हमारे बीच में आए हैं। ये दौर वो है जब नफ़रतें बढ़ रही हैं, लोगों के दिमाग में तेजाब भर दिया गया, हर समय गुस्से में रहते हैं लोग। उस समय गांधी को याद करना, गांधी के मूल्यों को याद करना, और इस तरह नाटक खचाखच भरा हुआ था हॉल। और उस नाटक के बाद मेरी ये पहली मुलाकात थी सुरन्या अय्यर जी से। तो मैंने सोचा कि बातचीत करूं इन काबिल महिला से। बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाती हैं, किताब लिखती हैं, लेख लिखती हैं, सोशल वर्क करती हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, कॉर्पोरेट लॉयर भी रही हैं वो। बात करते हैं सुरन्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा नमस्कार। मज़ा आया आपसे मिलके। मैंने पहली बार आपको देखा था ना, मुझे लगा ऐसा भी मेरे कोई 4PM के चाहने वाले थे, लेकिन गांधी जी का जो कल मंचन था जी। वो अद्भुत था। थैंक पहले यू। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाटक आप कर रही हैं, आपने बताया जी। गांधी विषय पे ये इतना बढ़िया प्रोग्राम, गांधी आपके जीवन में कितना प्रभाव डालते हैं? मैं जब गांधी जी की बातें मैं पढ़ने लगी, गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं गांधी जी की ही लिखी गई बातें जब पढ़ने लगी, तो मैं उससे बहुत अति प्रभावित हो गई। और उनकी जो सोच है सत्याग्रह, कि अपना अपने जो आपके खिलाफ जो खड़े हैं उनका हृदय परिवर्तन, वो जो कॉन्सेप्ट है आज के माहौल में भी और उस समय के माहौल में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट था। और मुझे लगता है कि अब आजकल जो हमारे समाज में चल रहा है, तो हम अपने लीडर्स पे बहुत डिपेंड करते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं या वो ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि एक सिटीज़न होने के नाते हमको भी अपने समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी चाहिए। और कला एक ऐसा माध्यम है जिससे लोगों की जो भी सोच हो, आप उनके दिल तक पहुंच सकते हैं और थोड़ा माहौल थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, जिसकी मुझे लगता है अब ज़रूरत है इंडिया में। जरा मुझे दर्शकों को बताइए, उस नाटक की पूरी समरी किस तरह तैयार किया? उसमें गीता भी थी, उसमें संस्कृत भी थी, जी। और मुझे आमतौर पे अंग्रेजी में बोलती नज़र आती है, लेकिन कल जब आप संस्कृत का उच्चारण आप लोग कर रहे थे तो मेरे लिए बड़ा हैरानी भरा था कि आपको संस्कृत भी इतनी अच्छी कमांड आती है। थोड़ा सा नाटक के विषय में बताइए, क्योंकि मणिपुर भी था उसमें, जी। उसमें हिंसा भी थी, उसमें अंग्रेज के दौर भी था, अंग्रेजों के जुल्म भी थे। थोड़ा समरी बताइए, नाटक तैयार कैसे हुआ? तो
मेरे इसमें दो तीन आइडिया थे। एक कि एक तरफ का सोच है कि गांधी जी एक वेस्टर्न एजुकेटेड और वेस्टर्न सोच के मतलब व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ बाहरी यहाँ लाए थे और वो ऑथेंटिकली इंडियन नहीं है। तो एक तो मैं दिखाना चाह रही थी कि अगर हम अपने कलाओं, क्योंकि हिंदुओं में नाट्य को और कलाओं को फिफ्थ पांचवा वेद माना जाता है। तो अगर हम उसके अंदर जाएं तो वहाँ हमको जो आधार वगैरह मिलते हैं वो अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह से बहुत ही करीब हैं। बल्कि उसी से प्रेरित होकर गांधी जी ने अपना पूरा पॉलिटिकल जर्नी शुरू किया और उनकी सोच भी उससे बहुत जुड़ी हुई थी। और दूसरी चीज़ कि वाद विवाद में कुछ सुलझता नहीं है। कल हम किसी के साथ डिबेट करें, शायद आप जीत सकते हैं, शायद मैं, लेकिन लोगों के जीत में उतनी बड़ी बात नहीं है जितना विचारों की जीत में है। लेकिन दिमाग तक पहुंचने के लिए पहले दिल तक जाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गांधी जी को हम ऐसे पेश करें कि कम से कम जो भी वहाँ बैठेगा एक स्माइल लेके बाहर जाएगा। तभी कोई तैयार होगा नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो हमारे शास्त्रीय कलाओं में किसी भी आर्ट प्रेजेंटेशन को 9 कैटेगरीज में बांटा गया है, नवरस। तो मेरा आइडिया था कि गांधी जी को हर एक रस के माध्यम से मैं प्रेजेंट करूं। तो इसमें मैंने बहुत सारी शैलियाँ ली। हास्य रस के लिए कठपुतली शो था और पैंटोमाइम था, और बातचीत में भी, स्क्रिप्ट में भी कुछ जोक्स वगैरह भी थे। और फिर वीर रस, रौद्र रस जो हमने डांस में दिखाया, शांत रस, ऐसे ये दिस वाज द कॉन्सेप्ट। अच्छा, लिखा किसने था नाटक? बहुत अच्छा लिखा है। मैंने इंग्लिश में लिखा। अच्छा। और फिर आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि लैंग्वेजेस में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उर्दू में ट्रांसलेशन महमूद फारूकी ने करी, और एक भरत तिवारी हैं जिसे शायद आप जानते हैं, उनका शब्दांकन ब्लॉग भी है, तो उन्होंने हिंदी में कुछ ट्रांसलेशन करी। और कुछ इनके साथ काम करते करते मैंने भी थोड़ी कोशिश करी इधर उधर इसमें। और जो संस्कृत का था वो एक ही लाइन था, वयम शांति समाधानम इच्छामः, वो मेरा था। मैंने स्कूल में संस्कृत, मुझे हिंदी बहुत मुश्किल लगती थी, मैंने संस्कृत किया। अच्छा। तो थोड़ा बहुत उसको यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। अरे वाह! और कितने लोग थे उस नाटक में? बल्कि मैं जब देख रहा था, मेरा कैमरा शूट कर रहा था योगेश, वो भी हैरान थे हम लोग कि इतने बड़ी संख्या में लोगों का आना, उनका प्रेजेंटेशन, एक दूसरे से तारतम्य, जी। कितने कितने लोग काम तो करते हैं उसमें? कैसे इस काम कर प्रोडक्शन पाए? में शुरू से ही 40 से ऊपर तो थे ही, बट ये बढ़ता गया। ये तीसरा साल है जब हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस प्रोडक्शन में मेरे ख्याल से लास्ट काउंट वाज 60 लोग थे 60 सर। आर्टिस्ट, यस, फ्रॉम द एज ऑफ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हाँ, छोटे छोटे यस। बच्चे भी थे। अच्छा, जी। कितने दिन आपको तैयारी करनी पड़ी ऐसा? तो परफॉर्मेंस आर्ट में, लाइक जो हमारी क्लासिकल और फोक आर्ट्स हैं, वहाँ मैंने देखा कि आर्टिस्ट को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि उनको बता दे कि क्या चाहिए और 2 दिन में वो प्रेजेंट कर लेते हैं। तो मेरी चीज़ें कुछ नई हैं, तो मैंने देखा कि वो काफ़ी इम्पेशेंट थे, इतना रिहर्सल क्यों। और दूसरी तरफ उसमें जो ड्रामा और थिएटर के लोग जो हैं, वो कभी-कभी 6-6 महीनों तक बैठ के वर्कशॉप करते रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो मैंने फिर इसको मैनेज करने के लिए मैंने पूरे चीज़ को अलग-अलग हिस्सों में बाँटा, और फिर मैं एक-एक ग्रुप के साथ अलग-अलग काम करती हूँ, और पूरी चीज़ लास्ट 2 दिन में एक्चुअली इकट्ठा बाप होती रे है। बाप! असंभव सा है। अच्छा, गांधी आपके जीवन में कितना प्रेरणा डालते हैं? आपने जब होश संभाला होगा, तब आपके पिता राजनीति, उसमें नौकरी में थे या राजनीति में थे पापा? पहले वो मणिशंकर। नौकरी में थे, वो इंडियन फॉरेन सर्विस में डिप्लोमैट थे। और जब मैं पैदा हुई थी हम बेल्जियम में पोस्टेड थे। मुझे उसका बिल्कुल याद नहीं, क्योंकि 2 साल की उम्र में फिर हर 3 साल में वो बदलता रहता है। पापा से कितनी प्रेरणा ली आपने जीवन में? बहुत 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 बहुत। आइडियोलॉजी में क्या-क्या चीज़ आपके जीवन में ऐसी हैं जो अभी भी आप
जो संस्कृति की तरफ झुकाव है आपका, जो आर्ट की तरफ झुकाव है, उसमें पापा ने कितनी बड़ी भूमिका अदा करी है? पापा और मम्मी। पापा ना, हम जैसे कभी गाड़ी में कहीं चल रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली नेहरू का ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो उन्होंने पार्लियामेंट में 15 अगस्त में पहला स्पीच जो दिया था वो बोल लेते थे। और हर पॉलिटिशियन की तरह वो बहुत बोलते हैं, आई मीन वर्ड्स आर देयर मीडियम। तो हम जब भी मिलते थे, बैठते थे खाना खाने, कहीं हॉलिडे में जा रहे हैं तो वो बातें करने लगते थे और हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बातें करते थे, गांधी जी के बारे में, सरोजनी नायडू, अलग अलग जो शख्सियत थे उस टाइम के। और हमें ये सिखाया गया था कि तुमको बहुत मिला है और भारत में बहुत लोग हैं जिनके ख्वाबों में भी वो नहीं है जो तुमको रोज़ बिना सोचे मिलता है। तो हम 3 बहनें हैं, हम तीनों को सिखाया गया था कि तुमको देश को वापस देना है। ये तुम्हारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे किस तरह आप मान रही हैं कि आप वापस कर पा रही हैं देश को? क्या-क्या करके आप वापस कर पा रही नहीं, हैं? सी मैंने ये मुझे कहना नहीं चाहिए कि मैं देश को वापस कर रही हूँ क्योंकि दैट्स अ वेरी एरोगेंट थिंग टू से। बट येस, डेफिनिटली मुझे लगता है कि आई मीन भारत इतिहास में और पूरे जगत में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है। कि इतने अलग-अलग लोग इकट्ठा कैसे रहें, सबकी रिस्पेक्ट इंडिविजुअली भी कैसे हो, उनको साथ बुनाया कैसे जाए, बिखरना नहीं चाहिए। और तो ये जो प्रश्न है ये हमेशा भारत के सामने खड़े रहे हैं, भारत बनने से भी पहले, क्योंकि एक ही जगह में इतने सारे लोग हमेशा बहुत 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 हजारों सालों से रहते आ रहे हैं। और हर दफ़ा अगर आप इतिहास में जाते हैं आप देखेंगे कि लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बहुत ऑर्डिनरी सिटीजन भी, बड़े बड़े राजा भी, बड़े बड़े लेखक भी। सो इसके बारे में कंसर्न्ड होना और इसके बारे में कुछ करना, ये बताना कि चाहे जो भी हो, चाहे हमारी सोच कितनी भी अलग हो, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली हम एक बहुत बड़ा परिवार हैं और परिवार टूटना नहीं चाहिए। जो मणिपुर में हुआ और जो आज तक हो रहा है, जो न्यूज़ में नहीं आ रहा है, सिर्फ खून ही खून, सिर्फ आंसू ही आंसू, बिल्कुल बिखर गया है। जब मैं किसी मणिपुरियों से बात करती हूँ तो उनको लगता है कि हम कभी इससे निकलेंगे ही नहीं। तो ये किसी परिवार में नहीं होना चाहिए। अम, ये मैं ऐसे आपने सोचती वो हूँ। विरासत भी देखी है जब आपके पिता हमेशा नेहरू की बात करते थे, गांधी की बात करते थे अब भी और करते हैं। अब भी करते हैं, और इस देश की अब राजनीति जो सिर्फ नफरत की बात करने लगी है, हिंसा की बात करने लगी है। उस पीढ़ी में जो नेहरू और गांधी के सपनों का भारत चाहते थे, जी, और इस पीढ़ी में जो तुरंत पाकिस्तान चले जाओ, जी। तुरंत देश छोड़ दो, कितना अंतर महसूस करती हैं दोनों देखिए, में? ये जब से मैं स्कूल में थी, जैसे जब एल.के. आडवाणी का रथ यात्रा, राम जन्मभूमि एजिटेशन शुरू हुआ, 1989, आई मस्ट हैव बीन इन क्लास 9 और 10। और मेरे फादर इस सेक्युलरिज्म पे बहुत वोकल थे। हमारी फैमिली एक मिक्स्ड फैमिली, माय मदर इज़ अ सिख। My father comes from a Tamil Brahmin family, but he left the Orthodox Brahmin way. He does not. He's a atheist and a rationalist. बट हम सबको छूट दिया गया था कि जो भी आपके बिलीव्स है, वील रिस्पेक्ट इट। तो और जो मतलब हिंदू ग्रंथ हैं वगैरह वो हमारे घर में पढ़े रहते थे। हमारी दादी एक्चुअली आश्रम में शी स्पेंट अ लॉट ऑफ हर लाइफ, वो हमें चीज़ें बताती थी। सो ये जो सेक्युलरिज्म हमारे लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आई मीन मैंने अपनी फैमिली में आजमाया है और मैंने ये भी देखा है कि चाहे कोई हिंदू फॉलो कर रहा है, हिंदुइज्म या सिखिज्म या जो भी है, जो मूल चीज़ें हैं किसी भी धर्म में वो सब वही है, इंसानियत की और दान करने का, कंपैशन, ह्यूमैनिटी। सो और ये बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब लड़ाई के बीच में आर्ट हो सकता है। आई मीन आप कुछ भी सोचिए,
कोई अपना बर्थडे पार्टी मना सकता है, कोई अपने बच्चे को स्कूल भेज सकता है, वो सोचते हैं कि कुछ हो ना जाए रास्ते में। सो सो इसलिए आई मीन सेक्युलरिज्म काइंड ऑफ रोम रोम में है, और उसको जो लात मारा जा रहा है, क्या आई मीन बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, जो गांधी जी कहते थे मत यूज करो। सही बात बट है। मुझे इसको देख के बहुत दुख लगता है। एक आखिरी सवाल, आप जैसे तमाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों की गांधी को लेके जो सोच है, जी। जो गांधी को संदेश जनता तक पहुंचाने की सोच है, क्या लगता है कि इस मुल्क में वो आवाज़ और बढ़ेगी? देखिए, जब लोग गांधी को पढ़ना शुरू करेंगे, तो वो देखेंगे कि गांधी के खिलाफ आज जो भी कहा जा रहा है, वो गांधी के समय से गांधी के मुंह पे भी कहा गया है, और गांधी ने जवाब दिए हैं। तो हमें बीच में इंडिपेंडेंस के बाद और पंडित नेहरू के नेतृत्व में जो आइडियलिज्म वगैरह थी, वो एक फेज था। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भारत पहले भी देखता आया है और अब देखता आ रहा है। तो हमको अपना हौसला खोना नहीं चाहिए। अगर गांधी जी तब रेलेवेंट हो गए थे जब वो अकेले थे, महात्मा तो बाद में बने। उन्होंने सबको जोड़ा, उन्होंने वो उनकी जो विचारधारा थी सब पे प्रभावित हुई। तो अगर वो अकेले कर सकते थे, तो अब जब हमारे पास ये पूरी ढांचा तो है, हम क्यों नहीं कर सकते? बट वी हैव टू सी द मेन रीज़न, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने खुद अपने इतिहास और अपने लोगों की बातें ठीक से नहीं समझी। और मैं इसके बारे में एक लेख लिख भी रही हूँ। गांधी जी के बारे में गांधी के शब्दों में पढ़ने के बाद ही मुझे समझ आया कि सत्याग्रह और सिविल रेजिस्टेंस के बीच में क्या अंतर है, और ये क्या यूनिक थिंग जो गांधी जी ने बोला कि हम किसी को डिफीट नहीं करना चाहते हैं, हम उनका मन बदलना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जो आई मीन इसको कोई भी दबा नहीं सकता। बड़े विचारों को कोई भी दबा नहीं बहुत सकता। बहुत शुक्रिया सुरन्या, आपने हमसे बात थैंक करी। यू सो मच, थैंक यू। सुरन्या अय्यर, आपने बातचीत सुनी और सच में गांधी इस देश में एक विचार नहीं, देश की आत्मा है। और गांधी का संदेश ही इस देश को फिर से उतना ही प्यार, उतना ही भाईचारा, उतने ही बंधुत्व की तरफ ले जा सकता है। कैसी लगी बातचीत मुझे ज़रूर बताइएगा। सुरन्या को आप अगर बधाई देना चाहते हैं तो इस वीडियो के जरिए आप उनको बधाई दीजिएगा, उनके साहस को, लेकिन राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।